lecture is Ohm's law in vector form. वेक्टर फॉर्म, ठीक है। हमने मान लिया कोई कंडक्टर है आपका, उसकी लेंथ जो है वो L है और इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा है। अगर इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E into L, V is equal to E into L। इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed in electric field E, then potential difference across its ends, ठीक है। तो potential difference V will be equal to E into L, equation 1, but according to Ohm's law, Ohm's law से क्या हमें पता है, V will be equal to IR। अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, तब ये क्या हो जाएगा, I तो आपका I रहेगा, R इज इक्वल टू हमें पता है रो L अपॉन A, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेट करने पे क्या हो जाएगा, E L will be equal to I रो L by A, L to L will cancel out। अगर हम यहाँ पे E इक्वल टू देखें तो ये क्या है आपका I अपॉन है, और I अपॉन है मैंने आपको क्या बताया, करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं J से, और यहाँ रो रहेगा, तो E विल बी इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, J रो। अगर इस रो को इस साइड भेजें, दिस इंप्लाइज दैट E अपॉन रो विल बी इक्वल टू J। अब अगर हम रो 1 अपॉन रो देखें यहाँ पे, इसको अगर हम थोड़ा और डिफाइन करके लिखें तो वो क्या हो जाएगा, E into 1 by रो इक्वल टू J। J भी आपकी स्केलर को सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ये आपका 1 अपॉन रो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिग्मा। तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू J, या फिर J इज इक्वल टू, और J विल बी इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज योर रिलेशन। अगर एक बात और की जाए तो ये आपकी करंट, इस रिलेशन को एक और नाम दिया जा सकता है, वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। relation between electric current I and drift velocity dt, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास कोई एक कंडक्टर है और इसको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस B। पोटेंशियल डिफरेंस B देने पे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो जाएगी। हमने मान लिया इसकी लेंथ जो है वो L है और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे एक वेलोसिटी के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, let a potential difference V is given to this, so an electric field E set up inside the conductor, so E will be equal to V by L, equation 1। अब दूसरा क्या है कि हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकल रहे हैं वो n है, लेट n v, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू n। अब अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है और इस L के लिए अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं तो क्या किया जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, हम इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा देंगे, आपके निकल आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L इक्वल टू m इंटू एरिया, सॉरी वॉल्यूम, एरिया ए हो गया, या फिर इसको छोटा वाला ही मान लेते हैं जैसा कि मैंने वहां पे माना है, या कैपिटल सही रहेगा, यहां पे भी कैपिटल कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम चार्ज निकालें
तो चार्ज आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज q इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे चार्ज आपका q हो जाएगा और q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज आपका हो जाएगा Ne, और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो है NaL, और साथ में E इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो गया नाली, NaLe। अगर हम करंट निकालें, करंट इन द कंडक्टर, तो करंट क्या हो जाएगा, हमें पता है I, देखो I इज इक्वल टू क्या होता है आपका Q बाई T, तो यहाँ पे भी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, तो I विल बी इक्वल टू Q की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे NaLe अपॉन T। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो L बाई T, L आपका किसमें है, मीटर में है, और T है टाइम में, तो ये क्या हो गया आपका, T टाइम है यानी कि सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, एक टाइप से ये है आपकी डायमेंशनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे I विल बी इक्वल टू NABDE। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, और यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ को डिडक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो भी रिलेशन निकाला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उससे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अगर कोई कंडक्टर है आपका, वही जो भी कंसीडरेशन किया था, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहा है, जा रहा है, वो आपके अगर यह है तो कंसीडर, या फिर फॉर अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम m, the current through this conductor I will be equal to NeABD, यही रिलेशन निकाला था हम लोगों ने भी, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे हमें क्या पता है, BD इज इक्वल टू क्या है, वी नो दैट VD इज इक्वल टू में क्या निकाला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी E टाउ बाई m, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन अवर इक्वेशन, या फिर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VD इन इक्वेशन 1, अगर 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास I विल बी इक्वल टू NeABD की जगह हो जाएगा E टाउ बाई m, ठीक है। और हमें क्या पता है कि जो आपका E है वो किसके इक्वल है, सिंस E इक्वल टू हमने क्या निकाला था, B बाई L, तो E की जगह पे ये वैल्यू जो निकल के आई है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, I विल बी इक्वल टू Ne और E, ये आपका हो जाएगा Ne स्क्वायर A टाउ, और इसकी जगह हो जाएगा V अपॉन m, तो ऑलरेडी है, तो ये आपका हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के लिए दिख रहा है हमें, हमारे पास I है, B है, हम B को क्या करेंगे, B को हाँ इधर भेज देंगे, तो I अपॉन V विल बी इक्वल टू Ne स्क्वायर A टाउ अपॉन ml। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लें, तो टेकिंग रेसिप्रोकल लेने पे क्या हो जाएगा, B अपॉन I विल बी इक्वल टू ml अपॉन Ne स्क्वायर, ये टाउ ये पलट जाएगा, और ये किसके इक्वल है, यही आपका R के इक्वल है, एंड दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। टॉपिक इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो एक्वायर्ड की गई है किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired weight in unit electric field, देखो इसे एक तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं,
मोबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। म्यू विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज vd अपॉन e, और अगर vd बताया तो vd इज इक्वल टू क्या निकाला था e टाउ बाई m, और अपॉन में e, तो e विल बी कैंसिल आउट, यहां से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e टाउ अपॉन m। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है कि कोई कंडक्टर है, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए तो उसकी मोबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो वहां पे सीधा सा रिप्लाई था कि यहाँ इस फैक्टर में कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। ये आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क में, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, यानी कि जो आपकी मोबिलिटी है वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। पहले मैं इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूं। सपोज आपके पास कोई बॉडी है और कोई बॉडी है, कोई कंडक्टर है, ठीक है। मैं कंडक्टर को कंसीडर करता हूं, कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर है और इसका जो टेम्परेचर है वो आपका R0 है, किसी टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर T0 के लिए हमने इसका क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो कुछ टाइम बाद टेम्परेचर आपका T हो गया और जो इसका रेजिस्टेंस है वो R हो गया। तब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जो भी चेंज इन रेजिस्टेंस है फाइनल क्या है। सपोज हमने कोई व्यापार किया, कुछ भी कोई बिजनेस किया, बिजनेस में हमारे पास जो प्रेजेंट की कंडीशन है वो 5 करोड़ है और हमने स्टार्टिंग की थी 50,000 से, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर हम फाइनल वैल्यू देखें कि हमें कितना फायदा हुआ, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रेजेंट है माइनस जो इनिशियल वैल्यू थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे कि हमने टाइम कितना दिया। पहली बात तो वो इनिशियल वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि अगर हमने 10 रुपए लगाए तो बहुत मुश्किल है इतना ज्यादा अमाउंट में इंक्रीजमेंट होना। और दूसरा कि हमने उसे टाइम कितना दिया, यानी कि जो मेहनत की है, टेम्परेचर वो इंक्रीज हुआ है, वो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो चेंजेस आएंगे वो इनिशियल वैल्यू के प्रोडक्ट के और जो टेम्परेचर में चेंज है दोनों के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। R माइनस R0 विल बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हम ऐसे ना करके ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा R T माइनस T0। यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R, ये अल्फा ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। इस टाइप का न्यूमेरिकल एक आता है, एनसीईआरटी में भी 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो यहां से R will be equal to R0 plus अल्फा R0 T minus T0। अगर हम यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा यहां से इजीली निकाल सकते हैं। अल्फा will be equal to R minus R0 upon R0 T minus T0, ठीक है। ये तो ये आपका हो जाएगा, और यहां अगर इसको डिफाइन करें तो R is equal to, यहां से R0 कॉमन है, यहां बना जाएगा 1 plus अल्फा, इसे डेल्टा T भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे कंसीडर क्या करना है, कंसीडर करना चाहे तो आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसे ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कॉम्बिनेशन दो चीजों का, दो कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे, सीरीज और पैरेलल। वो थे कैपेसिटेंस के लिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। कैपेसिटेंस क्या था, वो एनर्जी को स्टोर कर रहा था। रेजिस्टेंस क्या है, वो डिवाइस है जो करंट या चार्ज को अपोज करता है। लेकिन दोनों का जो रिलेशन निकल के आएगा वो थोड़ा अपोजिट निकल के आएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पहला है आपका इन सीरीज। रेजिस्टेंस कैसे कहे जा सकते हैं, कब कहेंगे उनको कि वो सीरीज में है। सपोज आपके पास दो रेजिस्टेंस है इस तरह से, ये पहला रेजिस्टेंस R1 है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2। इसको सीरीज में हम कह सकते हैं अगर पहले रेजिस्टेंस का ये इसका इंड 1 हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा इंड 2, दूसरे का ये इंड पहला हो जाएगा और ये हो जाएगा इंड 2। अगर दूसरे रेजिस्टेंस का पहले रेजिस्टेंस का दूसरा इंड कनेक्टेड है दूसरे रेजिस्टेंस के पहला इंड से, और दूसरे रेजिस्टेंस का जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका दूसरा इंड कनेक्टेड है तीसरे रेजिस्टेंस के पहले इंड से, एंड सो ऑन। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके सीरीज में है। द कॉम्बिनेशन
is said to be in series if for two resistances the first end of second resistance is connected to second end of first resistance ठीक है। इसके बाद में हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3। ठीक है, ये हमने मान लिया कोई हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं और ये कनेक्टेड है किसी बैटरी B से, तो यही हमें कंसीडर कर लेना है। कंसीडर थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series. ये आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा R3 कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब सीरीज में करंट कनेक्टेड है और सीरीज की खास बात क्या है, जो आपका करंट है वो रहता है सेम। अगर करंट सेम है तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, V = IR आपको पता है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा है, ऑब्वियस सी बात है या तो B चेंज होगा या फिर I चेंज होगा। अगर I कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है B चेंज होगा। हमने मान लिया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B1 है, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B2 है और इधर लास्ट वाले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में जो कमी आई है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका B3 है। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इन सभी पोटेंशियल ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। और खास बात क्या है, करंट remains same throughout the circuit और एक the sum of potential drops across R1, R2, and R3 will be equal to applied potential, applied voltage भी कह सकते हैं या फिर इसको potential difference भी कह सकते हैं। That is V will be equal to B1 plus B2 plus B3। अगर हम मान लें कि इन तीनों रेजिस्टेंस का R1, R2 का इक्विवेलेंट जो है वो आपका सीरीज के लिए RS है, according to Ohm's law V1 will be equal to IR1, B2 equal to IR2 and B3 equal to IR3। अब यहां पे मैंने I1, I2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि I1, I2, I3 करंट पूरे सर्किट में सेम है, इसलिए मैंने यहां पे सिंपली I यूज किया है। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V will be equal to IR1 plus IR2 plus IR3। और अगर इसका इक्विवेलेंट इफ RS और R equivalent is the equivalent resistance of R1, R2 and R3। हमने मान लिया कि जो RS या R इक्विवेलेंट है वो इन तीनों का R1, R2, R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। देन V will be equal to IRS या फिर इसको लिख सकते हैं IR इक्विवेलेंट और हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन ये आपका हो जाएगा IRS will be equal to IR1 plus IR2 और प्लस आपका IR3। यहां से कॉमन मिल रहा है हमें I, ब्रैकेट में बचेगा R1 plus R2 plus R3 and I to I will be cancel out। जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RS will be equal to R1 plus R2 plus R3। अगर यहाँ पे n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ n रेजिस्टेंसेस
तो उन सब का सम हो जाएगा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ n रेजिस्टेंसेस। तो RS will be equal to R1 plus R2 plus R3 plus डेट डैश प्लस आपका हो जाएगा Rn। नोट इट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके हैं वो पैरेलल में कब कहे जाएंगे? सपोज हमारे पास 1 2 ये हमने मान लिया हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, R1 R2 और यह है आपका R3। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। ये आपकी बैटरी हो गई, ये तो सेल की रहेगा, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव R1 R2 एंड R3। लास्ट वाले में क्या था कि आपका करंट था, इसमें क्या है B, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका पूरे सर्किट में रहेगा सेम, और करंट जो I जा रहा है वो आपका 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 और I3 में। ठीक है, तो इन्हें देखने से क्या लग रहा है ये आपके पैरेलल में है। कब है? अगर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका पहला इंट देखेंगे तो एक कॉमन पॉइंट से है और पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है और जो दूसरा इंड है इन सबका वो दूसरे कॉमन पॉइंट से है, तो इन्हें हम कह सकते हैं पैरेलल मेथड। रेजिस्टेंसेस, all the resistances are said to be in parallel if their first end connected to one common point and second end to another common point. कंसीडरेशन में क्या हो जाएगा? कंसीडर कर लेते हैं 3 रेजिस्टेंसेस हैं, कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 and R3 are in parallel। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। द करंट इज इक्वल टू द, या नेट करंट या टोटल करंट कह सकते हैं इसको, टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स across resistances, sum of currents across resistances R1 R2 R3। R1 R2 R3, this implies that I will be equal to I1 plus I2 plus I3, और हमें पता है V is equal to from Ohm's law V is equal to IR, ये आपका होता है। तो अगर हम V1 देखें, V1 क्या हो जाएगा आपका V is equal to क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ से देख ओम्स लॉ से क्या होता है V is equal to IR, यहाँ से आपका I will be equal to V upon R हो जाएगा। ठीक है, अगर हम I1 निकालें तो V आपका सेम है, R1 हो जाएगा, I2 आपका हो जाएगा V upon R2 and I3 will be equal to V upon R3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। और अगर ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हैं अगर इनका हम इक्विवेलेंट मान लें, इन तीनों को हमें हटाना है, रिमूव करना है और इनकी जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है RS या फिर R इक्विवेलेंट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट है वो R इक्विवेलेंट है। इफ Rp इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 एंड R3, ठीक है, देन तब क्या हो जाएगा? I will be equal to V upon Rp। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में, सॉरी 1 में, इसको और जो है वैल्यू है, सब्स्टिट्यूटिंग अवर वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग
above values in 1 in equation 1 हमारी क्या थी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे I की जगह पे आपका हो जाएगा V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V बाई R3। दिस इंप्लाइज दैट अब B इधर कॉमन मिल जाएगा या फिर हम इसको यहां लिख देते हैं तो आपका V बाई RP विल बी इक्वल टू V कॉमन हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V2 विल बी कैंसिल आउट यहां से 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस हैं R2 इफ या फिर फॉर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपका 1 अपॉन RP विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डेटा डैश 1 अपॉन Rn। नोट इट।